हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8th का लेसन नंबर 6 मानव संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हम जो जनसंख्या वितरण है उनको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे उसके बारे में अध्ययन किया। उससे पहले हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना और जनसंख्या घनत्व किस तरह वितरित है उसके बारे में विशेषता को देखा। फिर हमने जनसंख्या वितरण के 3 रूप देखे जो उनको प्रभावित करते हैं। पहला भौगोलिक रूप, दूसरा आर्थिक रूप, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप। आज हम भौगोलिक रूप के बारे में जो अध्ययन था वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम आर्थिक भूगोल के माध्यम से या आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार जनसंख्या प्रभावित होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक क्रिया। सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। वापस सुन लेना बच्चों, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिसको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। अब हम आर्थिक क्रिया के बाद में प्रमुख आर्थिक क्रिया है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। उसका पहली जो आर्थिक क्रिया है वो है खनिज। मैंने आपको कहा था कि खनिज है वो आर्थिक क्रिया के माध्यम से प्रभावित करने वाला जनसंख्या वितरण का कारक है और प्राकृतिक या भौगोलिक कारक भी है। सबसे पहले खनिज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। याद रखना बच्चों, जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि खनिज जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल के रूप में एक सेक्टर या ए जगह का नाम है, या एक उदाहरण रूप में हम मान लो कि जगह का नाम जोधपुर है। क्या है? जोधपुर। जोधपुर सिटी के अंदर हमें कालियाना झील के पीछे सोने की खान मिली है। क्या मिली है? सोने की खान मिली है। और यदि हम देखते हैं तो धीरे धीरे सोने की खान का जब निष्कासन होगा उस समय वहां पर खनिजों की मात्रा को निकालने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो वो श्रमिक और वहां पर आकर बस जाएंगे, आसपास के क्षेत्र से आकर बस जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, जिसके कारण वह जनसंख्या में क्या हो जाएगी? बहुत अधिक वृद्धि। क्या हो जाएगी? बहुत अधिक वृद्धि। और आपको मालूम ही है खनन क्षेत्र के निकट औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित होंगे और विभिन्न प्रकार के और सेक्टर भी विकसित होंगे, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आप सीधी भाषा में लिख सकते हो, जब किसी क्षेत्र में खनिज की प्राप्ति हो जाती है तो उस क्षेत्र में तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने लगती है, क्योंकि खनिज की प्रधानता के कारण खनिजों
को निकालने के लिए भी कुशल व अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र में विकसित होने के कारण जनसंख्या और तेजी से खनिज क्षेत्रों में बढ़ने लगती है। तो आपको मालूम हुआ बच्चों कि जिस क्षेत्र के अंदर खनिज की प्राप्ति होगी तो उस क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। उसका क्या कारण है कि खनिज प्रधानता वाले क्षेत्र में खनिज मिल गया, इस कारण से उस खनिज को निकालने के लिए कुशल व अकुशल दोनों प्रकार की श्रमिक की आवश्यकता होगी। साथ में बच्चों क्या हो गए, वहां पर उस खनिज से संपन्न जो क्षेत्र है वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे और फिर उसके अंदर भी जनसंख्या आएगी तो और तेजी से जनसंख्या खनन क्षेत्रों में बढ़ने लगती है। तो आपको मालूम हो गया खनिज किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में क्या देता है, योगदान देता है। दूसरा, औद्योगिकरण। दूसरा बिंदु कौन सा है, औद्योगिकरण। देखो आपको मालूम ही है बच्चों, जिन क्षेत्रों के अंदर उद्योगों का विकास होगा वहां रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जाएंगे रोजगार की प्राप्ति करने के लिए। इस कारण से वह औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कुशल श्रमिक भी काम करेंगे, अकुशल श्रमिक भी काम करेंगे। इसके अलावा चालक, परिचालक वो भी उसमें काम करेंगे। साथ में जो मजदूर वर्ग को सेवा देने वाले जैसे दुकानदार है, मास्टर है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है वो भी उस क्षेत्र में विकसित हो जाएंगे। तो उस कारण औद्योगिक क्षेत्रों के पास क्या होगी, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगेगी। जब किसी क्षेत्र में उद्योग विकसित होता है तो उसमें रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसके कारण आसपास के बेरोजगार लोग कार्य करने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें कुशल व अकुशल
श्रमिक, इसके अलावा परिवहन चालक, इस क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि कर देते हैं, इसके अलावा इनको सेवा देने वाले दुकानदार, डॉक्टर, अध्यापक, यह लोग भी आकर बस जाते हैं, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों, जहाँ औद्योगिक सेक्टर विकसित होगा वहां रोजगार बढ़ेगा तो वहां पर कुशल व अकुशल तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग वहां पर आएंगे, तो वहां के औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अब हमने आर्थिक के कितने कारक पढ़ लिए, 2 कारक। अब हम ले रहे हैं तीसरा कारक है वो है नगरीकरण। क्या है, नगरीकरण। जो नगरीकरण है वो भी जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो नगरीकरण कैसे होता है, जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसको देखते हैं। नगरीकरण, पहले नगरीकरण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। नगरीकरण की परिभाषा क्या है, तो याद रखना, जब गांव के लोग नगरों में आकर बस जाते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, नगरीकरण। तो याद रखना बच्चों, यदि आपको 1 नंबर के परिभाषा के रूप में पूछते नगरीकरण क्या है, तो जब गांव के लोग नगरों में जाते हैं और नगरों की जनसंख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नगरीकरण कहा जाता है। अब नगरीकरण आपको पता ही है, जहां नगर होंगे वहां रोजगार के उच्च अवसर होंगे, शिक्षा के उच्च सुविधाएं मिलेगी, हॉस्पिटल्स उच्च सुविधाएं मिलेगी, उच्च रहन सहन मिलेगा। तो इनसे लोग क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर शहरों में चले जाते हैं और शहर की जनसंख्या है उसमें क्या कर देते हैं बच्चों, वृद्धि कर देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे नगरों के अंदर नगरों की मूलभूत सुविधाएं, रोजगार के उच्च अवसर, उच्च शिक्षा प्रणाली तथा उच्च स्वास्थ्य
सेवाओं के कारण लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। शहरों की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, जिसके कारण गांव के लोग धीरे धीरे शहरों में आकर बस जाते हैं, जिसके कारण शहरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण। तो आपको पहले नगरीकरण की परिभाषा क्या पढ़ी हमने? जब गांव के लोग शहरों में आकर बस जाते हैं, जिससे शहरी जनसंख्या में क्या हो? वृद्धि हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण। फिर हमने देखा कि नगरों के अंदर मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार के उच्च अवसर हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली है, उच्च स्वास्थ्य सेवाएं। इस कारण जो लोग होते हैं, गांव के लोग, वो शहरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वो शहरों में आकर बस जाते हैं, जिससे के कारण शहरों की जो जनसंख्या है वो तेजी से बच्चों बढ़ने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं? नगरीकरण। फिर हम अंतिम बिंदु ले रहे हैं, वो है परिवहन। कौन सा है? परिवहन। वो भी किस प्रकार नगरीय जनसंख्या को प्रभावित करता है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? तीसरा। और ये हमारा चौथा, वो है हमारा परिवहन। देखो बच्चों, जहां पर जनसंख्या उच्च होगी वह परिवहन जाल भी क्या होगा? उच्च होगा। या फिर जहां परिवहन जाल उच्च होगा, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होगी, वहां पर लोग क्या होंगे? अधिक निवास करेंगे। जबकि जहां पर परिवहन जाल निम्न कोटि का होगा या फिर किसी प्रकार की परिवहन की तंत्र विकसित नहीं होगा, वहां लोग क्या रहेंगे? कम रहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जिन क्षेत्रों में कुशल सड़क, रेल मार्ग व परिवहन मार्ग का उच्च जाल पाया जाता है, उन क्षेत्रों में लोग परिवहन सुविधाओं को देखते हुए लोग अधिक निवास करते हैं। जबकि जिन क्षेत्रों में परिवहन जाल निम्न कोटि का पाया जाता है, वहां जनसंख्या कम निवास करती है। क्या करती है? जनसंख्या
कम निवास करती है। तो आपने बच्चों देखा कि परिवहन जाल भी जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता। आपने देखा कि जहाँ सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का, वायु परिवहन का उच्च जाल होता है, सुविधाएं होती है, वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। जहाँ दूसरी साइड हम देखते हैं जहाँ परिवहन का जाल निम्न पाया जाता है, वहाँ लोग कम निवास करते हैं, क्योंकि आवागमन का साधन ही वो समय की बचत करता है। और आजकल जो लोग हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिसमें परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक निभाता है। तो आपने बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से आर्थिक कारक है जिसके बारे में पढ़ा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक एक हमारा महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंदर हम समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और हमारे धर्म हैं या फिर देवी देवताएं हैं, उन सब के बारे में इसके अंदर अध्ययन करते हैं। आपको मालूम ही है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं वो भी जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के रूप में हम रामदेवरा हमारे पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान यहाँ तक कि भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य के लोग हैं, वो रामदेवरा मतलब हमारे जैसलमेर के पोखरण के पास स्थान है, वहाँ पर लोग प्रभु रामसा पीर के दर्शन करने के लिए भाद्र पक्ष के बीच के समय आना शुरू हो जाते हैं। और ये मेला बच्चों लगभग 1 माह तक चलता है, और उस 1 माह के अंदर एक भव्य मेला लगता है जिसमें हजारों लोग आते हैं और जाते हैं। और आपको देखा होगा जब भाद्रपद पक्ष के अंदर जब 1 माह का मेला भरता है उसमें लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन जब भाद्रपद पक्ष के अलावा अन्य माह होते हैं उसके अंदर हम यदि देखेंगे तो बच्चों वहाँ पर ज़्यादा लोगों की जनसंख्या नहीं होती है, होती तो है लेकिन जितना भाद्रपद पक्ष के मेले में होती उतनी नहीं होती। उसका मुख्य कारण क्या है कि बच्चों के भाद्रपद पक्ष के प्रति हमारी अति आस्था रामसा पीर से होने के कारण लोग उस भाद्रपद पक्ष के मेले के अंदर जाते हैं और प्रभु रामसा पीर के दर्शन करते हैं। इस कारण से उन क्षेत्र में क्या होती है, जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा नवरात्रा होती है, और नवरात्रा के अंदर जहाँ माँ जगदम्बे के मंदिर होते हैं उस समय अपन को देखा होगा कि नवरात्रा के समय वहाँ पर लोग बहुत ही अधिक मात्रा में आने से, माँ के दर्शन करने से वहाँ जनसंख्या में क्या होती है, बढ़ती है। इसके अलावा हम बच्चों देखते हैं कि हमारे देश के मुख्यालय हैं, राजधानियाँ हैं या राज्यों की राजधानियाँ हैं, वहाँ पर प्रशासनिक जो सेक्टर है उज्ज्वल होता है, परिवहन जाल उज्ज्वल होता है, या फिर तक की मूलभूत सारी प्रकार की सुविधाएं होती है। उस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। इसके अलावा हम यदि बॉर्डर के साइड देखते हैं तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पर लोगों को मूल रूप से स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि हर वक्त वह किसी न किसी प्रकार की घुसपैठ के कारण युद्ध होते ही रहते हैं। इसलिए देश के अंदर जो शांतिप्रिय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, और जब अशांति पाई जाती है वहाँ लोग कम रहते हैं। तो बच्चों आपको इन सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जो कारक है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है वो हमारे देश की जनसंख्या को प्रभावित करता है। थैंक यू।